हेलो दोस्तों, आप सभी को अजय का नमस्कार। मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल MTC क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह आपका प्रीवियस ईयर का सेशन है जिसमें SSC GD के प्रीवियस ईयर के सवालों को केवल मैथ का डिस्कशन कराया जाएगा और जिसमें एक सेट में जो 25 में 25 सवाल होता है मैथ का, वो 25 सवाल आपको इसमें डिस्कशन कराएगा। और यह आप देख सकते हैं कि यह जो प्रीवियस ईयर का है तो इसका एग्ज़ाम डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कितना एग्ज़ाम डेट है। 12/2/2019 को यह एग्ज़ाम हुआ था। तो यह आपका SSC GD कांस्टेबल के लिए है। चलिए, मेरा पहला सवाल यह रहा कि एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 रुपये है और 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,750 रुपये है। तो हमें इसमें दर बता देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथे वर्ष और 5वें वर्ष ये आप लोग को कंफ्यूज कर रहा है। यहाँ पर चौथे का मतलब हो गया कि स्पेशली जो चौथा वर्ष का बात कर रहा है उसका हो गया है कि ये नहीं कि 1 से 4 वर्ष का। और यहाँ पर 5वां कहा जाए कि ये नहीं कि 1 से 5 तक का, ये भी स्पेशली 5वां वर्ष का ही बात कर रहा है। तो देखिए, ये 4 है और ये 5 है, यानी 1 वर्ष का गैप कर रहा है ना। तो SI और CI दोनों समान ही होता है, 1 वर्ष के लिए समान होता है। तो चलिए देखते हैं कि चौथा वर्ष में ये कितना ब्याज ले रहा है। तो 6,000 रुपये ले रहा है, तो हम 6,000 को प्रिंसिपल ले लेते हैं और कह रहा है 1 वर्ष बाद इसका अमाउंट जो हो रहा है आपका हो रहा है 6,750 रुपये हो रहा है। तो जब हम इसका SI का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो CI और SI तो समान होता है, इसमें कह रहा है CI, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 वर्ष के लिए SI हम लोग को निकालना आसान है तो इसमें हम SI ही पहले निकाल देंगे। तो SI का जब बात करेंगे तो अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को घटाएंगे तो हो जाएगा 750 रुपया हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि R क्या होगा। तो R बताने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं। तो यहाँ पर तो ये 1 वर्ष है और 1 वर्ष का ब्याज यही दिया हुआ है। तो ब्याज में क्या कीजिए, वर्ष से भागा दे दीजिए। तो 1 से भागा दीजिए चाहे नहीं दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसमें जो होता है ये समय में आप प्रिंसिपल से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 6,000 और गुने आप परसेंटेज में बदल रहे तो 100 से गुना कर दीजिए। देखिए, ये 3 गो जीरो से ये 3 गो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब देखिएगा तो यह हो जा रहा है आपका 3 दूना 6 हो जा रहा है और 25 3 75 हो जा रहा है। यानी कि यह हो जाएगा 25/2 हो जाएगा और 25/2 का करिएगा तो यह हो जाएगा आपका 12.5%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है, जो कि आपका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला सवाल यह रहा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसमें कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अब देखिए कि ये 10 है तो माइनस हो जाएगा। अब कोष्ठ के अंदर का क्रिया कीजिए, तो ये भी कोष्ठ का अंदर है, ये भी कोष्ठ का अंदर है। तो जब कोष्ठ का अंदर का क्रिया कीजिएगा तो 2 में 1 से भागा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अब जब 2 प्लस में है और ये 2 माइनस में, दोनों क्रिया कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ तक का काम आपका समाप्त हो गया। अब बच गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2, यानी कि 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, जो इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि 4,500 रुपये की एक साधारण ब्याज से 3 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है। इसका मतलब यह दिया हुआ है आपका अमाउंट है, यानी कि आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 4,200 रुपये और कह रहा है कि 3 वर्ष बाद यह आपका अमाउंट हो जा रहा है, कितना हो रहा है 5,082 रुपया हो जा रहा है। तब कह रहा है कि इसे हमें दर बताना है कि दर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले दर बताने के लिए सबसे पहले तो हमें SI की ज़रूरत होगी, साधारण ब्याज की। तो SI निकाल लेते हैं। तो SI हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी जब 2 में से 0 जाएगा तो 2 हो जाएगा और 8 में से 0 जाएगा तो 8 हो जाएगा और हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा और 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी आपका SI जो हो जाएगा
882 रुपये हो जाएगा। तो आप जब दर का बात कीजिएगा तो दर हो जाएगा, जो एसआई है पहले 1 वर्ष का उसका एसआई बनाइए तो हो जाएगा 882/3, यह आपका 1 वर्ष का हो गया। हर हालत में हमें 1 वर्ष का ब्याज बनाना ही है। तो 800 में 3 से भागा दे दिए, इसका मतलब 1 वर्ष का हो गया। अब इसमें क्या कीजिए कि प्रिंसिपल से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 4200। अब जब परसेंट रेट है तो डर है तो परसेंटेज में आएगा, तो इसमें 100 से गुना कर दीजिए तो आपका 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब कैंसिल आउट हो गया तो देखिए अब यह 3 से जब काटिएगा तो हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 9 27 हो जाएगा, और 3 चौका 12 हो जाएगा। अब जब देखिएगा तो 7 से काटिएगा तो हो जाएगा 7 छक 42, और यहाँ पर 7 से काटिएगा तो 7 चौका 28, और 7 दूना 14 हो जाएगा। और फिर से काटिएगा तो 6 सते 42, यानी कि आपका जो रेट है, दर है, वह आपका 60% हो जाएगा। जो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। सवाल यह रहा, कह रहा है कि नीचे दिए गए डाटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्हें एक निश्चित राशि की बचत की गई है। अब हमें बताना है कि प्रति व्यक्ति बचत का माध्य हमें निकाल देना है। तो देखिए इसमें प्रति व्यक्ति जो बचत किया है, एक व्यक्ति ऐसा है जो 5 रुपये का बचत किया है, 3 व्यक्ति ऐसा है जो 15 रुपये का बचत किया है, 4 व्यक्ति ऐसा है जो 20 का किया है, और 2 ऐसे, यानी कि ये व्यक्ति की संख्या दिया है, और ये साइड में जो दिया है ये उतना व्यक्ति इतना रुपया को बचाए हुए है। तो माध्य बराबर होता क्या है, तो माध्य बराबर होता है आपका योग बट्टा संख्या होता है। तो सबसे पहले तो इसका योग क्या कीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सबका जब मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तब उसको योग कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, इसका कीजिएगा तो हो जाएगा 15 ते 45, इसका कीजिएगा तो हो जाएगा 20 चौका 80, 25 दून 50 हो जाएगा। जब इसका कीजिएगा तो हो जाएगा 30, और इसका कीजिएगा 35 गुने 1 तो 35 हो जाएगा, और इसका जब कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 40 दूना 80 हो जाएगा, इतना आएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 5 5 10 5 3 15 का आपका 5 हो जाएगा, हाथों लगा 1, 8 8 3 11, 11 3 14, 14 15, 15 5 20, 20 8 28, 28 4 32 हो जाएगा। 32 बटा यह जब ऐड कीजिएगा हो जाएगा 4 3 7 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, यानी कि 14 हो जा रहा है। अब जब इसको काटिएगा तो यह आपका हो जाएगा 14 दूना 28, 2 हो जाएगा 28, और 4 28 4 32 होता है, 45 हो जाएगा 14 3 42, यानी कि 43.3 3 बचेगा तो 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 30, 14 दूना 28 हो जाएगा, यानी कि 43.21 आपका यह परसेंटेज हो जाएगा। कि वो 43 बोला 23.21 ये आपका परसेंट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल यह कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को, टाइम एंड ओवर का सवाल है। कह रहा है ए तथा बी 2 व्यक्ति मिल रहे किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर देते हैं। अब दिया होगा सी तथा ई दोनों मिलकर एक कितना दिन कर देते हैं, तो 80 दिनों में कर देते हैं। अब कह रहा है कि ए तथा ई ये दोनों व्यक्ति मिलकर कोई काम को 160 दिनों में कर देते हैं। तो कह रहा है कि ए बी सी और ए सी ई मिलकर तीनों व्यक्ति समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल दीजिए, तो इन सब का लसक कर दीजिए। लसक कीजिएगा तो हो जाएगा आपका जब लसा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 480 हो जाएगा। अब देख लीजिए भागा दे दीजिए तो
एफिशिएंसी का जब बात कीजिएगा तो ये क्या हुआ, ये दिन की संख्या से इसमें भागा देना होगा। तो जब 120 से भागा दीजिएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 चौका 48 हो जाएगा, 0 से 0 कट 8 छक्के 48 हो जाएगा और 48 हो जाएगा। यानी कि इन लोग का एफिशिएंसी है कि ए बी दोनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 4 काम करेंगे, सी ई दोनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे, ए ई दोनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। तो अब हमें बता देना है कि दोनों नहीं तीनों व्यक्ति मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही चीज़ हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ए प्लस सी प्लस ई, ये तीनों व्यक्ति का एफिशिएंसी कितना होगा। तब सबसे पहले देख लीजिएगा कि यहाँ पर एक ए है, यहाँ पर एक ए है, 2 गो ए है, तो इसका मतलब एक ए जुटेगा तो 2 ए होगा ना। तो इसमें सब में ई भी 2 है, सी भी 2 है। सी भी 2 है, ये सी है जी, सी भी 2 है। तो जब ये दो व्यक्ति है तो इसका मतलब 2 इसका कॉमन होगा ना। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 10 3 13, यानी ये तीनों का एफिशिएंसी आपका हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। अब जब तीनों का एफिशिएंसी 13/2 आ गया तो हमारा काम तो समाप्त हो गया। अब सीधा हम लोग को क्या करना है, इसका डेज निकाल देना है। तो डेज निकालने के लिए क्या कीजिए, टोटल वर्क कितना है 480 में ये 13/2 से भाग दे दीजिए। तो 13/2 से भाग दीजिएगा तो ये उलट जाएगा, 2/13 हो जाएगा। अब जब कीजिएगा तो हो जाएगा 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8 1 9, 960/13 हो जाएगा, जो कि आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, मेरा अगला सवाल यह रहा कि मोहित एक स्थान ए से चलना शुरू करता है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्थान है जिसको हम मान लेते हैं कि ए है यह, और यहाँ पर एक स्थान है जिसको बी मान लेते हैं। एक स्थान से चलकर वह बी स्थान तक जाता है। तो कह रहा है कि 12 घंटा का समय लगाता है और कुल दूरी का वह 1/5 भाग 6 का स्पीड से जाता है। तो मान लीजिए हम कुल दूरी इसका मान लेते हैं x। तो जब x मान लेते हैं कुल दूरी, तो क्या कर रहा है, कुल दूरी का 1/5 भाग, तो कुल दूरी तो हम x माने तो हो जाएगा x/5 भाग कितना का स्पीड से चलता है, तो 6 का स्पीड से। तो यह दूरी बटा समय हो जाएगा। तो दूरी बटा समय कीजिएगा तो यानी कि इसमें 1/6 से गुना कीजिएगा। अब कह रहा है दूसरा कंडीशन दे रहा है कि शेष दूरी को वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो अब देख लीजिए कुल दूरी x माने है, उसमें से x/5 दूरी तय कर चुके हैं। तो जब x में से x/5 घटाइएगा तो हो जाएगा 4x/5 हो जाएगा। अब इस दूरी को कितना का स्पीड से तय कर रहा है, तो 8 घंटा से, इसमें 1/8 कर दीजिए। अब इन दोनों दूरी को तय करने में कितना समय लगा था, तो 12 घंटा, तो बराबर 12 हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब जब कैलकुलेट कीजिएगा तो यह आपका हो जाएगा x/6 × 30 और प्लस में 4x/8 × 40 हो जाएगा और यह आपका 12 हो जाएगा। जब इसको और कैलकुलेट कीजिएगा तो आप जब इसका लसा कीजिएगा तो 30 40 का आपका लसा हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो हो जाएगा 30 से जब भागा दीजिएगा 120 में तो 3 चौका 12 यानी 4 मत में कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4x और 4 3 12, यानी कि यह हो जाएगा 12x और बराबर 12 गुने ये लौसा की है नीचे 120 आया तो इसको इधर भेज दीजिए, गुना में चला जाएगा 120, यानी क्या हो जाएगा 12 और 12 4 16x हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा आपका यह 12 गुने 120 हो जाएगा। होता है 16 8 120 होता है और 16 8 120 नहीं होता है जी। जब इसको काटिएगा तो हो जाएगा यह 4 चौका 16 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर काटिएगा 4 4 3 12 हो जाएगा, यानी x बराबर आपका हो जाएगा 3 3 9 90 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए मेरा अगला सवाल
अगला सवाल यह रहा है, यह भी आपका सिंप्लीफिकेशन है। देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, अगर इसको भिन्न में बदले क्या हो गया, 88 + 3 हो जाएगा, यानी कि 91, 91/4 हो जाएगा, और भागा हो जाएगा 14/3। आप इसको अभी भागा से गुना मत बदलिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर का के रिलेशन में है, और का के रिलेशन है सबसे पहले का वाला के साथ क्रिया होगा। अब जब देखिए इधर क्रिया की जगह यह जैसे ही गुना बदलेगी ये चला जाएगा ऊपर, यानी 2 2 4 हो जाएगा, यानी इतना का वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। तो +4 -4 जब कटेगा तो यह 0 हो जाएगा। और जब इसका कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कि 8 × 40, 40 में से 1 जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, 40 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 39/5 हो जाएगा। तो जब इसका क्रिया कीजिएगा तो हो जाएगा 13 × 39, यानी कि अब आपका हो जाएगा कि 91/4 और गुने 5/14 गुने 13, तो हो जाएगा 13 × 7 91 हो जाएगा आपका, और 7 × 14 हो जाएगा। अब जब क्रिया कीजिएगा तो 5 × 5 हो जाएगा, और 4 × 8 यानी कि 5/8 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है ए 20 से 20% कम है, या आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि बी से 20% कम है कौन, ए। तो जब 20% कम है तो ये परसेंटेज को जब आप होल वैल्यू में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 1/5 का जब कमी दर्शाइएगा तो हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा। तो जो से या के रिलेशन में होता है वो नीचे वाला होता है, जो दूर होता है वो ऊपर वाला होता है। अब आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, बी क्या है, बी आपका 5 है, तो 2 × 5 - 4 और बट्टे आप कह सकते हैं ए का मान कितना है, यहाँ पर 4 है तो 4 कह सकते हैं। और जब क्रिया की जाए तो हो जाएगा 5 × 20, 20 में से 4 जाएगा, आपका हो जाएगा वो 5 × 10, 10 में से 4 जाएगा, आपका हो जाएगा 6, यानी कि 6/4, यानी जब काटिएगा हो जाएगा 3 और 2, यानी कि 3/2 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3/2। चलिए अगला सवाल यह भी रेशियो का सवाल है। कह रहा है कि P अनुपात Q आपका दिया हुआ है 5:6, R अनुपात Q आपका दिया हुआ है 25:9। तो देखिए अनुपात अगर निकालना रहता है रेशियो, तो सबसे पहले आप उसमें कॉमन नाम खोजा कीजिए। तो ये आपका यहाँ पर कॉमन चीज़ है, कॉमन नाम है। अब इसका वैल्यू देखिए, यहाँ पर Q का वैल्यू कितना है, तो 6 है, यहाँ पर Q का वैल्यू कितना है, 9 है, यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ आपका गलत दिया रहता है। तो इसको सही करने के लिए इसका वैल्यू को बराबर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसमें आप 9 से गुना कर दीजिए, या यहाँ पर आप 3 से भी गुना कर सकते हैं, और यहाँ पर आप 2 से भी गुना कर सकते हैं। क्योंकि देखिए तो आप जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 5 × 15 हो जाएगा, और 6 × 18 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 25 × 50 हो जाएगा, और 9 × 18। अब दोनों में 18 वैल्यू समान हुआ ना, तब अब जो पूछा है उसका आप आंसर दे सकते हैं। तो P अनुपात Q बता सकते हैं कि P का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 15 है, और Q का R का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो आपका 50 है, यानी 15:50 हो जाएगा। अब आप इसको काट भी सकते हैं, तो हो जाएगा 5 × 15 और 5 × 50, यानी कि 3:10 इसका सही जवाब होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल में कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है। भुजाओं का अनुपात कितना में दिया है, 4:3:2 में दिया हुआ है। तो कह रहा है इस त्रिभुज का परिमाप 63 है, तो सबसे बड़ी भुजा निकाले। तो देखिए परिमाप क्या होता है, त्रिभुज के भुजाओं के योग वही होता है, परिमाप होता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर ये आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है। इसमें जब देखिएगा तो ये 3 गो भुजा है ना, तीनों भुजाओं के योग कहीं ना कहीं इसी का ये रेशियो दिया है। अनुपातिक 4 है, अनुपातिक 3 है, और अनुपात 2 है। तो
त्रिभुज के तीनों भुजा के योग के बराबर होता है परिमाप, क्योंकि परिमाप होता है ये जो धरी साइड वाला क्षेत्र होता है कि धरी धरी आप जितना घूमिएगा वो सब क्या होता है, इसका परिमाप होता है। तो ये तीनों भुजा का परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर। हम जब देख रहे हैं तीनों भुजा का अगर योग कर रहे हैं तो 4 3 7 7 2 9, यानी अनुपातिक 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 63 दिया है। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 9 सते 63, यानी 1 का वैल्यू हो गया 7। जब 1 का वैल्यू 7 हो गया तो कह रहा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है, 4 है, तो इसको 7 गुना कर दीजिए, हो जाएगा 7 चौका 28, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यह आपका करेक्ट उत्तर है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं 16 तथा 20 के महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM का अनुपात क्या होगा, इसका हमें अनुपात बता देना है। तो देखिए जब 16 और 20 का महत्तम समापवर्तक कीजिए तो महत्तम समापवर्तक वह होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी हुई संख्या को काट दे। तो देख लीजिए कि कौन इससे कटने वाला है दी हुई संख्या का, तो 1 तो सबसे कटेगा, 2 भी होगा, तो 2 अभी 3 नहीं होगा, इसका 4 होगा, 4 5 से अब 16 नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, यानी इसका HCF हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और जब LCM का बात कीजिएगा तो देख लीजिए सबसे बड़ा वाला उठाइए तो आपका 20 दूनी 40 20 63 20 चौका 80 हो जाएगा LCM। जब इसको काटिएगा तो हो जाएगा यह आपका 20 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, यानी कि आपका सही अनुपात हो जाएगा 1:20, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि इसमें जो दिया है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 के लिए व्यय जो व्यय दिया हुआ है और नीचे जो दिया है वो आपका राजस्व दिया हुआ है, यानी व्यय का राजस्व से रेशियो दिया हुआ है। तब अब सवाल में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम होगा। तो देख लीजिए अगर y यहाँ पर अगर देखिएगा आप यहाँ पर अगर देखिएगा तो y7 पहला ऑप्शन में दिया, तो y7 में यहाँ पर कितना है तो 0.96 है। जब ये पॉइंट हटेगा नीचे क्या होगा 100 होगा, यानी कहने का मतलब है कि व्यय आपका 96 है तो आपका 100 राजस्व है। तो कितना रुपए कमाया लाभ है, तो लाभ यहाँ पर कमा गया 4 रुपए। अब जब देखिएगा कितना का दिया है y4 दिया है, y4 का आपका दिया है 9.90 बट्टा आपका ये जब हटेगा तो ये आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पर कितना कमा गया तो 10 कमा गया। और देखिएगा फिर दिया है y3 दिया हुआ है, तो y3 में 84 है, यानी 100 में से 84 घटेगा हो जाएगा 16। तो बोला है कि न्यूनतम कौन किसका लाभ हो रहा है, तो देख लीजिए न्यूनतम किसका हो रहा है आपका y7 का हो रहा है, जो कि आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। तो सबसे पहले तो उसका क्रय मूल्य ले लीजिए, तब उसका अंकित मूल्य ले लीजिए। अब इसमें कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस भी दिया होगा। तो जब कह रहा है कि अंकित मूल्य 100 अगर ले रहे हैं तो उसका मार्क प्राइस ऑटोमेटिक उससे 60% अधिक हो जाएगी, यानी 160 हो जाएगा, क्योंकि 160 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि वस्तु को 120 रुपये लाभ पर बेचा गया, तो देखिए लाभ या हानि का जब भी बात करता है तो यह आपका CP और SP के बीच में बात करता है। तो 20% लाभ का बात किया है, तो 100 रुपये में खरीदा है, 20% लाभ यानी कि 120 रुपये में बेचा होगा। तो अब पूछा है कि परसेंटेज छूट का जब भी बात करेगा आप हमेशा किस पर गणना कीजिएगा, MP और SP के बीच। लाभ हानि जो होगा CP और SP के बीच होगा। तो परसेंटेज छूट बराबर हो जाएगा आपका कितना हो रहा है, देखिए तो कितना का छूट दिया है, यानी कि 160 में से 120 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 40, और बट्टा जब छूट की गणना करते हैं तो आप MP के साथ करते हैं तो हो जाएगा बट्टा में 160 हो जाएगा और गुने 100 हो जाएगा। आपका 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा और 25 चौका 100, यानी कि 25% के उसको छूट दिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। यह आपका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला सवाल
अगला सवाल यह रहा, कह रहा नीचे दिए गया पाई चार्ट कार बनाने के लिए 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1, J2, J3, J4, J5, J6 तथा J7 में लगने वाले समय को कार बनाने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। कह रहा है कि एक कार बनाने में कुल 1200 घंटे समय लगता है। तो अब हमें बताना है कि J2, J5 प्रक्रियाओं में कुल कितना समय लगेगा। तो J2, J5 प्रक्रिया में हमें बताना है कि कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए, अब पहले इसमें देखिए कि J2 और J5 दो चीज़ देखिए। तो J2 आपका दिया हुआ है यहाँ पर और J5 आपका दिया हुआ है यहाँ पर। तो इन दोनों का कुल टाइम देखिए, तो कुल हो जाएगा आपका 18 और 12 जोड़ेगा तो हो जाएगा 30। और सवाल में दिया हुआ है 100%। कुल समय कितना दिया हो 12%, 1200। तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 1200, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब कह रहा है कि हमें बता देना है कि 30% का वैल्यू, क्योंकि 18 और 12 जोड़ दिया है तो 18 12 30 हो गया, यानी कि हो जाएगा 12 गुने आपका 30 हो जाएगा। तो हो जाएगा 12 तिहाई 36, यानी कि 360 घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए, आप जब देखिएगा तो आयतन तो दिया हुआ है, इसमें कितना दिया हो कि 1232, लेकिन आयतन का फॉर्मूला क्या होता है शंकु का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो कर दीजिए, ये 3 इधर चलेगा, गुना में हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और ऊंचाई दिया है आपका 24 तो 24 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 1232 गुने 3 हो जाएगा। यह 3 आके गुना में हो गया। अब जब देखिएगा तो काटिएगा तो हो जाएगा 11 दूना 22 हो जाएगा, और यहाँ काटिएगा तो हो जाएगा 11 कम 11, फिर 11 कम 11 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। फिर काटिएगा तो हो जाएगा आपका 5 दून 10, 6 दून 12, यानी कि 56 हो जाएगा। अब जब इससे काटेगा तो ये 3 8 है 24 हो जाएगा, और ये 8 7 है 56 हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुने 7 हो जाएगा। आर बराबर आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, जो कि आपका सही जवाब होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के के साथ बदल दे तो 12 लड़कों की औसत आयु में 1.5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए लड़के की आयु क्या होगी। तो देखिए, इसमें वृद्धि कितना हो रहा है, बच्चा तो 18 ही रह रहा है ना, लेकिन 12 वर्ष के लड़के के साथ में इसको बदला गया है, तो वृद्धि हुआ है, इसका मतलब ऑटोमेटिक उसका भार बढ़ा होगा। तो कह रहा तो उसका भार बढ़ा होगा, तो कह रहा है कि बढ़ी हुई बाढ़, आप कह सकते हैं कि बढ़ी हुई भार, बढ़ी हुई भार आप कह सकते हैं कि कितना है जी, यह भार नहीं है जी, बढ़ी हुई उम्र, बढ़ी हुई उम्र आपका हो जाएगा कितना बढ़ा हुआ है, तो 1.5 वर्ष बढ़ गया है। और कितना लड़का पड़ता 18, तो ये औसत हो गया, और ये आपका योग हो गया, संख्या हो गया। अब जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 18 5 90 हो जाएगा, हाथ में लगा 9, 18 और 9 27, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव दे दीजिए, तो ये आपका 0 हट जाएगा, यानी कि 27 वर्ष उसका बढ़ गया। तो अब कह रहा है कि नए लड़के की आयु क्या है, तो नए लड़के की आयु क्या हो जाएगी, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा। तो 12 वर्ष तो पहले से शामिल था, जो हटा तो फिर भी नया लड़का है तो कितना बढ़ गया, 1.5 वर्ष बढ़ गया, यानी कि आप ये 12 वर्ष कवर करने के बाद भी इसमें 27 वर्ष की वृद्धि हुई। तो आप कह सकते हैं कि नए लड़के की उम्र हो जाएगी 27 + 12, यानी कि 7 2 9 हो जाएगा, 2 1 3, यानी कि 39 वर्ष हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना सेंटीमीटर है,
यदि शंकु की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो आधार की त्रिज्या, इसका भी त्रिज्या निकालना है। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यह दिया हुआ है 2 24 64 दिया हुआ है। अब इसमें क्या कीजिए तो पाई का मान रख दीजिए कि 22/7 हो जाएगा और गुने आर स्क्वायर हो जाएगा और गुने ऊंचाई 12 है तो 12 हो जाएगा और ये 3 इधर गुना हो जाएगा तो 24 64 गुने 3 हो जाएगा। और जब काटिएगा तो हो जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22 हो जाएगा और यहाँ पर काटिएगा तो हो जाएगा 11 दूना 22, 26 हो जाएगा 44 और 11 दून 22 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, फिर से 11 दून 22 होगा और 4 बचेगा तो 11 चौका 44 हो जाएगा। और जब इससे काटिएगा तो फिर से ये कट जाएगा 1 1 2 में यानी 112 में। और जब इसको देखिएगा तो ये 3 चौका 12 आपका कट जाएगा और जब इधर देखिएगा तो हो जाएगा 4 4 दूना 8, 8 3 11 चौरोठ है 32। यानी कि अब जब देखिएगा आर बराबर हो जाएगा आपका, इसको जब तोड़िएगा 7 गुने 4 में हो जाएगा और गुने ये 7 हो जाएगा और स्क्वायर जब हटेगा तो यह रूट में चला जाएगा। तो अब देखिए आपका इसमें जोड़ा लग रहा है 7 7 का जोड़ा लगता है, ये बाहर हो जाएगा और ये 2 दूना 4 हो जाएगा यानी कि 7 दूना 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल में कह रहा है कि वही सवाल है कि J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 में लगने वाले समयों को कार बनाने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया। तो एक कार बनाने में कुल कितना घंटा लगा है 1200। तो यहाँ पर भी कर दीजिए कि 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1200 हो जाएगा। अब कह रहा है सवाल में कि और सवाल में कह रहा है कि J1 तथा J2 और J1 तथा J4 प्रक्रियाओं में लगने वाले समय के बीच का अंतर। तो J1 देखिए यहाँ पर है, J4 देखिए यहाँ पर है। अब इनका अंतर देखिए तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा 6% हो जाएगा, यानी कि 6% का वैल्यू हमसे पूछा हुआ है। तो 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 1% का वैल्यू 12 हो गया है तो 6% का वैल्यू हो जाएगा 12/72 हो जाएगा 72 घंटे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल यह रहा है आपका स्क्रीन पर, कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 44 है। यदि प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो औसत 47 बन जाता है। तो y का मान हमें बता देना है। तो देखिए यह इसको अगर आप बनाइएगा तो बड़ा ही आसान सवाल है। इसमें क्या होता है कि औसत दिया हुआ है 8 संख्या का औसत 44 दिया हुआ है और कह रहा है फिर प्रत्येक यानी 8 संख्या में y जोड़िएगा तब उसका औसत हो जा रहा है 47 हो जा रहा है। तो y का मान पूछा हुआ है। तो हम संख्या में औसत का यह एक प्रॉपर्टी है कि जो संख्या कहेगा औसत में जोड़ने उसके संख्या में जोड़ने के लिए कहा जाएगा, आप उसके संख्या में न जोड़ के या घटा के या भागा करके आप उसके औसत में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो वही आपका वह सही जवाब हो जाता है। तो कह रहा है इसमें कि y को हमें 8 संख्या में जोड़ना है, हम 8 संख्या में न जोड़ के डायरेक्ट इसका औसत में ही जोड़ देंगे कि 44 प्लस y हो जाएगा। तब इसके बराबर कौन हो रहा है, यह आपका औसत जो बन रहा है यह 47 हो रहा है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 44 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा यानी 44 3 47, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल। इसमें आपका रेशियो पूछा है कि x अनुपात y का वैल्यू देखिए दिया है 7:5 में, y अनुपात z का वैल्यू आपका दिया हुआ है 7:11 में। तो अब हमें इसमें बता देना है कि एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले कॉमन नाम खोजिए। कॉमन नाम क्या है, इसमें y है और y का वैल्यू देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर आपका 7 है। तो कहीं ना कहीं यह गलत चीज़, यह दोनों का वैल्यू समान कीजिए। तो इसमें आप 7 से गुना कर दीजिए, इसमें आप 5 से कीजिए।
तो जब 7 से किए हैं ऊपर तो हो जाएगा 7 7 49 और 7 पचे 35। यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 पचे 35 और 11 पचे 55 हो जाएगा। अब हमें एक्स वाई जेड का क्या करना है, रेशियो बताना है। तो देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, 49 हो गया है। वाई का वैल्यू कितना हो गया, दोनों में देखिए तो यहाँ पर 55 55 यानी कि 55 बोल रहे 35 हो गया है। और जब देखिएगा फिर तो आपका जेड का वैल्यू हो गया 55, जो कि आपका 49 35 55 ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, तो उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो देखिए यह आपका कहीं ना कहीं यह आपका दिया हुआ है, घनाभ दिया हुआ है। कह रहा है कि ऐसा कोई घनाभ है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हो, और इसमें कह रहा है कि बड़ी से बड़ी कौन सी बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई हमें ज्ञात करना है कि उसमें रखना है। तो इस चीज़ को बताने के लिए आप इसका डायगोनल जाइएगा, ऐसे करके रखिएगा तभी ना बड़ी से बड़ी चीज़ रखाएगा। तो डायगोनल जाते हैं तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, फार्मूला हो जाता है, विकर्ण बराबर आपका फार्मूला हो जाता है कि रूट अंडर एल स्क्वायर, एल आपका दिया है 16 स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर तो 12 स्क्वायर और फिर प्लस कहिएगा तो आपका हो जाएगा कितना है 15 स्क्वायर हो जाएगा। एल बी एच है आपका 15 स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसको क्रिया कर दीजिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो हो जाएगा ये 16 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 256, 12 का कीजिएगा 144 और 15 का कीजिएगा तो हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब जब इसको ऐड कीजिएगा तो 5 4 9 9 6 15 का 5 हो जाएगा, हाथ में लगा 1 2 4 6 6 5 11 1 12 का 2 हाथ में लगा 1 2 2 4 1 5 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी 625 हुआ, जो कि आपका 25 का वर्ग है। तो आपका 25 सेंटीमीटर 25 मीटर हो जाएगा, जो कि आपका सही जवाब है और आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है, वह 84 किलोमीटर प्रति घंटा से समान दूरी को कितने समय में तय कर देगी। तो देखिए इसको डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क पर निकाल सकते हैं कि कितना दूरी तय करेगी, कितना समय में समान दूरी को तय करेगी। तो क्या होता है, पहले तो ये चाल से या आपका समय दिया हुआ है तो इससे दूरी निकलेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, यानी कि 48 गुने आपका हो जाएगा 14, यह आपका दूरी हो गया। अब जब यहाँ पर फिर से पूछा है समान दूरी को कितना समय में तय कर देगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो ये तो हमारा दूरी हो गया है और चाल कितना दिया हुआ है 84, तो हो जाएगा 12 4 48 12 चौका 48 12 5 12 6 12 7 84 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा और 4 दूना 8, यानी कि 8 घंटा में ये 84 किलोमीटर का स्पीड से इसको तय कर देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए दोस्तों मेरा अगला सवाल यह रहा कि रमेश 75 वस्तुएं खरीदता है 10,800 रुपये में और 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के हानि के बराबर वो इसे बेच देता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि एक वस्तु का, अगर हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 1 है, तो 75 वस्तु का क्या हो जाएगा, 75 वस्तु का सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 75 1 से। अब देखिए इसमें आपका दिया हुआ है हानि कि कितना हानि हो रहा है, तो उसको हानि हो रहा है 5 वस्तुओं के बराबर बेच रहा है, तो 5 75 ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x वस्तुओं के बराबर उसका हानि हो रहा है। तब देखिए अब क्या होगा कि हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो कितना में खरीदता है, तो हो जाता है आपका 10,800 में वह इसे खरीदता है और कितना में बेचा है तो 75x में उसे बेचा है, तो उसे हानि कितना हो रहा है 5x का हो रहा है। अब जब ये
इधर प्लस, इधर माइनस में है तो बराबर की साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा कि 80x, ये इधर जाएगा हो जाएगा आपका 10,800, यानी 0 से 0 कट जाएगा आपका, 8 से कटिएगा हो जाएगा 8 एकम 8 और 2 8 का 24 और 4 बच जाएगा 8 पचे 40, यानी x बराबर हो जाएगा 135 रुपये। ठीक है, तो x हम क्या माने, विक्रय मूल्य माने कि वो उसका एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 135 रुपया हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, जो इसका करेक्ट जवाब होगा। चलिए, ये मेरा इस सेशन का आखिरी सवाल है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 40% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए छूट देने के पश्चात, तो पहले तो ले लीजिए कि चलिए दोस्तों, मेरा अगला सवाल यह रहा और यह इस सेशन का आखिरी सवाल है। कह रहा है कि एक दुकानदार 25% की छूट देने के पश्चात 25% की छूट देने के पश्चात वह 40% का लाभ कमाता है। तो सबसे पहले इसमें ले लीजिए MP, तब हो जाएगा आपका SP, तब होगा लास्ट में आपका CP हो जाएगा। तो कह रहा है कि 25% छूट देना है, तो छूट किसके किसके बीच में होता है, MP और CP के बीच में होता है। तो कितना छूट दे रहा है, तो 25% का छूट दे रहा है। और लाभ या हानि की बात किसके किसके बीच होता है, तो आपका SP और CP के बीच में हो रही है, 40% का लाभ हो रहा है। तो देखिए अब देखिए मान लीजिए कि 100 हमारा क्या है, MP है, मार्क प्राइस है, तो 25% छूट दे रहा है तो कितना में बेचेगा, यानी 75 रुपये में बेच देगा। तो जब 75 रुपये में बेचेगा तो इसके 40% लाभ हो रहा है। तो 40% लाभ करने का मतलब सेंस में हो जाता है कि यहाँ पर SP है और यहाँ पर CP है, तो यानी कि उल्टा गुना करना पड़ेगा होल वैल्यू से। तो 75 हो जाएगा और इसका जब होल वैल्यू कीजिएगा तो हो जाएगा आपका वो 2/5 हो जाएगा। 40/100 की जगह 2/5 हो जाएगा, यानी 5 2 7/5 हो जाएगा। यानी कि इसमें आपको हमें 5/7 से इसमें गुना करना पड़ेगा। तब अगर देखिएगा तो ये तो कटने वाला है नहीं, तो ये क्या कीजिए 7 से ये पूरा मल्टीप्लाई कीजिए और यही आपका रेशियो आ गया SP MP SP और CP के बीच में। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा आपका, इसमें जब कीजिएगा तो हो जाएगा 700, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 पर 35 हो जाएगा और 7 7 49 49 और 2 52 हो जाएगा। और जब इसमें कीजिएगा तो हो जाएगा 50 25 8 हो जाएगा 2 5 7 पर 35 35 और 2 37 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए अब सवाल में कहा है कि ये जो अंकित मूल्य है यह क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, यही चीज़ बताना है। तो देखिए तो कितना अधिक है, तो परसेंटेज बराबर कर दीजिए कितना अधिक है। तो देखिए इन दोनों का अंतर देखिए तो कितना हो रहा है, तो देखिएगा तो हो जाएगा 5 हो जाएगा और यह 9 हो जाएगा, 7 2 9 होगा और यह आपका 3 3 6, यानी कि 325 यह अधिक है CP से MP। तब ये हो गया। अब इसमें हमें क्या बताना है, ये प्रतिशत बताना है। तो तुलना वाली राशि नीचे किससे तुलना कर रहा है, तो यह आपका तुलना कर रहा है 700 से कि 700 कितना अधिक है, 700 हो जाएगा और गुने 100 हो जाएगा, 00 से 00 कर जाएगा। 7 से जब कीजिएगा इसको तो हो जाएगा 7 7 चौका 28 हो जाएगा, यानी कि 7 चौका 28 हो जाएगा, 28 4 32 50 7 चौका 42 हो जाएगा। ओ सॉरी, चलिए देखिए इसमें परसेंटेज निकालना है कि CP से कितना परसेंट अधिक है MP, यही चीज़ हमें बताना है। तो देख लीजिए कितना अधिक है, जब अंतर कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका 325 हो जाएगा। अब किस पर तुलना कर रहा है, कह रहा है कि CP से कितना अधिक है यह आपका MP, तो CP से तुलना कर रहा है ना, तो हो जाएगा आपका 375 और गुने 100 हो जाएगा। और जब देखिएगा तो यह आपका 5 से कटने वाला है तो काट दीजिए,
तो 5 से जब काटिएगा तो हो जाएगा 5, 5 7 35, 35 अब हो जाएगा 50, 25 हो जाएगा, और यहाँ पर काटिएगा 5 30, और ये हो जाएगा 50 25। ये जब काटिएगा तो फिर से ये काटेगा और 15 5 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 13 5 65 हो जाएगा। फिर काटिएगा तो 5 से ये फिर कटेगा, और यह हो जाएगा 5 3 15, और यहाँ पर काटिएगा तो हो जाएगा 20 5 100 हो जाएगा। अब जब देखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 13 दूनी 26 यानी कि 260, और बट्टे में आपका हो जाएगा 3। तो देखिए दशमलव में आंसर दिया हुआ तो दशमलव में बदल दीजिए तो हो जाएगा आपका 8 24 यानी 8 हो जाएगा। 24 2 26 यानी 20 होगा। तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 यानी कि 86.67 आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, ये मेरा इस सेशन का आखिरी सवाल था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए धन्यवाद।